नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और ये वीडियो खास तौर से मेरे हिंदी मीडियम वाले दोस्तों के लिए होने वाला है, जो लोग या तो आरबीएससी बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, एमपी बोर्ड से हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं और हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आपके जनरल एंट्री वाला चैप्टर जो है वो ज़रूर आएगा। जनरल एंट्री का 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लेके आए हैं उसके ऊपर वन शॉट वीडियो। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन आप आराम से पूरा का पूरा सॉल्व कर पाएंगे। आपके मान के चलते हम कि अगर आपकी 7 से 8 जनरल एंट्रियाँ भी आती है क्वेश्चन में, तो आप उसमें से कम 6 जनरल एंट्रियाँ तो सही करके बिल्कुल आ ही जाओगे, ये अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो। और एक और ख़ास बात है इसके अंदर कि अगर आपको वो जो नियम है, वो जो गोल्डन रूल है, वो अगर आपको नहीं भी याद है तब भी मैं आपको जनरल एंट्री करना सिखा दूंगा कि कैसे जनरल एंट्री की जाती है। तो मेरे दोस्तों, फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आ जाओ यार, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जनरल एंट्रियाँ की जाती है। तो मेरे दोस्तों, जनरल एंट्री समझने के लिए ना आपको कुछ चीज़ें जाननी होती है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से अकाउंट है। जैसे रियल अकाउंट होता है, पर्सनल होता है, हाँ हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो वास्तविक खाता। एक होता है भैया वास्तविक खाता, पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता। इसके बाद में भैया एक और आ जाता है आपका नॉमिनल। नॉमिनल को हम यहाँ पर बोलते हैं भैया नाम मात्र खाता, नाम मात्र का खाता। अब आप बोलोगे कि सर ये तो अभी हमारे को आता तो है, पता तो है, पर अभी इसको यूज़ कैसे करें तो वो हमारे को नहीं पता, या फिर हम उसमें करने में गलतियां करते हैं, या फिर हमें इसके नियम याद नहीं होते, या फिर हमने याद किया ही नहीं है पर अब आ गए एग्ज़ाम, अब फटाफट से कैसे करें। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको ये नहीं आते हैं तो छोड़ो अभी इसको, फ़िलहाल हम इस पर बात नहीं करेंगे। अगर आपको यहाँ से सीखना है, पूरा तरीके से अगर सीखना है, तो उसके लिए पूरे चैप्टर वाइज वीडियो है, वो जाके आप देखिएगा। तो मेरे दोस्तों, ऐसा है एग्जाम के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेटेड क्वेश्चन होते हैं। रिपीटेटेड क्वेश्चन का मतलब है कि वो बार बार हमारे सवालों में आते हैं। जैसे परचेस, खरीद। किसकी खरीद भैया? 2 चीज़ों की खरीद की जा सकती है। या तो माल की खरीद की जा सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, स्टॉक बोलते हैं या गुड्स बोलते हैं। गुड्स की क्या कर रहे हैं हम, उसकी क्या कर रहे हैं, खरीद कर रहे हैं। या फिर हम खरीद किसी कर रहे हैं, किसी संपत्ति की। हम या तो संपत्ति की खरीद कर रहे हैं, तो खरीद 2 चीज़ों की हो सकती है, या तो माल की खरीद हो सकती है या फिर संपत्ति की खरीद हो सकती है। मैं आपको यहाँ पर जो जनरल एंट्री करना बताऊंगा वो जनरल एंट्री से आपको गोल्डन रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही जनरल एंट्रियाँ कर दोगे। तो मेरे देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो कि अगर आपने किसी तरह की संपत्ति की खरीद करी है, पहले हम संपत्ति की बात कर लेते हैं। अगर किसी तरह की संपत्ति की खरीदी करी है, अब संपत्ति में क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मशीनरी हो गई किसी बिजनेस की, जैसे फर्नीचर हो गया किसी बिजनेस का, जैसे और क्या हो सकता है, जैसे बिल्डिंग हो गई भैया, लैंड हो गया, जमीन हो गई मतलब, और या फिर आप बोल सकते हैं कि प्लांट हो गया। ऐसे ये सारी की सारी क्या है मेरे दोस्तों, व्यवसाय की क्या है, संपत्तियां हैं। और व्यवसाय की संपत्ति का मतलब होता है, यानी बिजनेस ने वो चीज परचेस करी है, वो चीज खरीदी है जो वो दोबारा बेचेगा नहीं, जिसको वो क्या करेगा, काम में लेगा। तो जिन चीजों को उसके काम में लेना होता है वो दोबारा बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदी जाती है, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, व्यवसाय की संपत्ति कहलाती है। अब जब व्यवसाय की संपत्ति हम खरीदेंगे मेरे दोस्तों, तो जब संपत्तियों को खरीदेंगे तो सारी संपत्तियों को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। मतलब जो भी संपत्ति हम खरीदेंगे वो संपत्ति क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर मान लो हमने क्या खरीदी, कोई मशीनरी खरीद ली, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया, हम यहाँ लिख देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब इसके बाद में 2 में क्या लिखे भैया, 2 में हमारे को वो लिखना है जो काम हमने इसके बदले में किया है। या तो हमने कैश दे दिया होगा, अगर हमने इसके बदले कैश दे दिया, नकद दे दिया, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 कैश लिख देंगे। अगर हमने कैश ना देकर अगले को क्या दिया है, चेक दिया है, तो कैश के बजाय क्या लिख देंगे, 2 बैंक लिख देंगे। और हमने कुछ भी नहीं दिया, मतलब हमने अभी भुगतान करा ही नहीं है उसका। हम ये मशीनरी किस में खरीद के लेके आए भैया, उधारी में खरीद के लेके आए हैं। तो भैया जिस बंदे से खरीद के लेके आए हो, जिस सप्लायर से खरीद के लेके आए हो, सप्लायर का क्या लिख देना मेरे दोस्तों, यहाँ पर नाम लिख देना। ठीक है। मशीनरी तो हर कंडीशन में डेबिट होगी ही होगी।
ठीक है ना। अगर आपने मशीन खरीदी है, अगर आपने प्लांट खरीदा है, बिल्डिंग खरीदी है, लैंड खरीदा है, किसी भी तरह की संपत्ति खरीदी है तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर कैश दिया है तो टू कैश कर देंगे, चेक दिया है तो टू बैंक कर देंगे, और अगर हमने कुछ भी नहीं दिया है, पैसा दिया ही नहीं है, उधारी पे लेके आए हैं, तो टू उस बंदे का नाम लिख देंगे जिससे हम क्या कर रहे करके आए हैं, परचेस करके आए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने संपत्ति खरीदने की बात कर दी। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मैंने क्या खरीदा है मेरे दोस्तों, माल खरीदा है। अगर मैंने किसी तरह का कोई माल खरीदा है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जो वर्ड काम में लेना है, वो वर्ड क्या काम में लेना है भैया, परचेज वर्ड काम में लेना है। देखो अभी हमने यहाँ पर मशीनरी खरीदी थी, मशीनरी परचेज करी हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर परचेज नहीं लिखा, हमने यहाँ पर क्या लिखा, मशीनरी लिखी। ऐसे अगर हम फर्नीचर खरीदते तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, फर्नीचर लिखते। बिल्डिंग खरीदी होती है तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर बिल्डिंग लिखते। यानी अगर हम कोई संपत्ति खरीदते हैं तो यहाँ पर संपत्ति का नाम लिखते हैं, ना कि परचेज लिखते हैं। पर अगर हमने स्टॉक खरीदा है, स्टॉक खरीदा है मतलब अगर हमने माल खरीदा है तो उसके लिए स्टॉक वर्ड काम में नहीं लेंगे, हम क्या वर्ड काम में लेंगे भैया, परचेज वर्ड काम में लेंगे। अगर कहीं पर परचेज वर्ड लिखा हुआ है जनरल एंट्री में, इसका मतलब हमने क्या खरीदा है मेरे दोस्तों, माल खरीदा है। तो देखो यहाँ पर फिर से, जैसे हम जो चीज खरीदते हैं उसको क्या करते हैं, डेबिट में लिखते हैं, यहाँ पर भी वही करना है। हमने स्टॉक को खरीदा तो स्टॉक तो लिखेंगे नहीं, स्टॉक की जगह क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, और क्या कर देंगे, उसको डेबिट साइड में लिख देंगे। यहां पर भी वही सीन रहेगा, अगर कैश दे दिया है तो टू कैश, चेक दे दिया है तो टू बैंक, और अगर हमने कुछ भी नहीं दिया है तो टू उस बंदे का नाम लिख देना जिससे तुमने क्या करा है, माल परचेस करा है। बात खत्म। ये हो गई भैया परचेस की दास्तां, माल खरीदने की दास्तां। मैं आपको वो जनरल एंट्रियां करा रहा हूँ जो एंट्रियां आपके क्वेश्चंस में आएगी, जो आपके क्वेश्चंस में पूछी जाएगी, और मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रियां उसके अंदर करके आएँ। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं किसकी भैया, सेल करने की। देखो हमने यहाँ पर परचेस करने की बात तो कर ली, अब हम यहाँ पर भैया बेचने की भी बात कर लेते हैं। अब बेचने को भैया क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब बेचने की अगर मैं बात करूं तो हम कोई संपत्ति भी बेच सकते हैं, और हम किसको बेच सकते हैं भैया, माल को भी बेच सकते हैं। तो भैया देखो ऐसा है, अगर हमने संपत्ति बेची, अब पहली चीज तो संपत्ति हम बेचने के उद्देश्य से खरीदते ही नहीं है। संपत्ति हम कब बेचते हैं, जैसे संपत्ति पुरानी हो गई, हमारी मशीनरी है खराब हो चुकी है, या फिर वो इतनी पुरानी हो गई है कि अब वो हमारे काम की नहीं है, अब हमें क्या करना है, नई खरीदनी है, तो हम पुरानी वाली को भंगार के भाव में बेच देते हैं। मतलब उसे ऐसे ही हम बेच देते हैं, स्क्रैप जिसको हम बोलते हैं, भंगार जिसको बोलते हैं। तो उस कंडीशन में ही संपत्ति बिकती है, बाकी संपत्ति हम नियमित रूप से नहीं बेचते हैं। तो यहाँ पर देखो जब हम सेल करते हैं तो परचेस का बिल्कुल उलट होता है। देखो जब हमने परचेस करी थी तो हमने संपत्ति को क्या करा था, डेबिट करा था। जब हम बेचेंगे तो संपत्ति को क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, क्रेडिट कर देंगे। भैया खरीदना और बेचना दोनों क्या है, बिल्कुल उलट काम है ना, तो काम भी क्या होगा, बिल्कुल उलट होगा। तो भैया देखो ऐसे है, हम क्या कर देंगे भैया, टू मशीनरी, अगर मशीनरी बेची है तो टू मशीनरी, फर्नीचर बेचा है तो टू फर्नीचर, बिल्डिंग बेची है तो टू बिल्डिंग। अब डेबिट किसको करे भैया, फिर से वही सिस्टम लागू हो जाएगा। यहाँ पर डेबिट किसको करें भैया, अगर पैसा मिला है, बेचने से क्या मिलेगा, हमारे को पैसा मिलेगा। मैंने आज मेरी पुरानी कार बेच दी तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो अगर मुझे पैसा मिला है तो मैं क्या करूंगा, कैश को डेबिट कर दूंगा। अगर मुझे चेक मिला है तो बैंक को डेबिट कर दूंगा, और अगर मुझे कुछ भी नहीं मिला है, मैंने उधारी में बेच दिया है, तो मैं उस बंदे का नाम लिख दूंगा जिसे मैंने क्या करा है, बेचा है। बिल्कुल यही कि यही चीज अब माल में भी अप्लाई कर देंगे। पर फिर से देखो, जैसे यहाँ पर माल के लिए हमने परचेज वर्ड काम में लिया था, ऐसे यहाँ पर जब माल बेचेंगे तो यहाँ पर उसके लिए क्या वर्ड काम में लेंगे मेरे दोस्तों, सेल्स वर्ड काम में लेंगे। तो देखो क्या करेंगे, मैं बोलूं कि भैया मैंने माल बेच दिया, तो नकद बेचा, क्या बेचा, अगर नकद में बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, अगर मुझे चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और अगर मेरे को कुछ भी नहीं मिला है तो उस बंदे का नाम डेबिट हो जाएगा जिससे क्या करा है मैंने, जिसको मैंने माल बेचा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, उसके बाद में टू सेल्स लिख दूंगा। बात खत्म भैया। छोटी छोटी सी बातें हैं। अब तुम बोलोगे कि सर वो डिस्काउंट वाला सीन क्या रहता है, जिन्होंने जैसे थोड़ा बहुत पढ़ रखा है आपने जनरल एंट्री, उस समय आपने देखा होगा कि डिस्काउंट वगैरह कोई सीन रहता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा बाद में बताऊंगा। पहले आप चीजों को थोड़ा सीधा सीधा समझ लें, उसके बाद में फिर मैं आपको डिस्काउंट वाली एंट्री भी बता दूंगा। अब देखो यहाँ पर सेल्स वाला हिसाब किताब खत्म हो गया भैया, सेल्स यहाँ पर पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। अब जो जनरल एंट्री आती है मेरे दोस्तों, वो जनरल एंट्री आती है आपके खर्चों की।
खर्चे, खर्चे को बोलते हैं भैया एक्सपेंस। और एक्सपेंस के अगर मैं आपके सामने कुछ उदाहरण पेश करूं तो वो उदाहरण हो सकता है भैया वेजेस। वेजेस का मतलब हो गया भैया ढुलाई। आपके ढुलाई लिखा हुआ आता है ना, तो ढुलाई को आपको क्या लिखना है भैया, वेजेस लिखना है। ऐसे ही आपका आता है भैया फ्राइट। फ्राइट मतलब आपके क्या होता है, आने जाने का जो खर्चा हम देते हैं बीच का, वो क्या कहलाता है, फ्राइट कहलाता है। ऐसे ही लिखा आता है भैया व्यावसायिक व्यय, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भैया ट्रेड एक्सपेंस। व्यापारिक व्यय या व्यावसायिक व्यय ऐसे लिखा आ जाए तो क्या लिखना, उसकी जगह ट्रेड एक्सपेंस लिखना। हमने अगर हमारे एम्प्लॉय को सैलरी दी है तो वेतन आ जाता है, तो वेतन मतलब क्या होता है, सैलरी हो जाता है। हमारा भवन है, हमारा बिजनेस का भवन है, उसका क्या दिया है हमने, किराया दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, रेंट आ जाएगा। हमने किसी को कमीशन पे कराया तो क्या आ जाएगा भैया, कमीशन आ जाएगा। इन सब के बाद ध्यान रखना, इन सब के बाद लिखा होता है भैया पेड। हिंदी में लिखा होता है चुकाया। हमने किराया चुकाया, हमने कमीशन चुकाया, हमने सैलरी दी, हमने ट्रेड एक्सपेंस दिए, हमने फ्राइट दिए, हमने वेजेस के चुकाए, हमने ढुलाई के पैसे दिए, इस तरीके से लिखा आएगा। तो जब आपने दिए रहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ है भैया, आपका खर्चा हुआ है। और आपका खर्चा हुआ है मतलब क्या हुआ है, आपका एक्सपेंस हुआ है। तो देखो जब भी खर्चा होता है ना तो क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। देखो जब हमने मशीनरी खरीदी तो मशीनरी भी तो क्या हो गया, हमारा एक खर्चा हो गया ना। कहाँ करें भैया, ये देखो मशीनरी खरीदी हमने, तो मशीनरी खरीदी तो मशीनरी क्या हो गया, खर्चा ही हो गया ना हमारे लिए। तो खर्चों को क्या किया जाता है हमेशा मेरे दोस्तों, डेबिट किया जाता है। ठीक है, ऐसे देखो हमने माल खरीदा था, यहाँ पर परचेस करा था ना, तो माल के लिए परचेस लिखा ना, तो परचेस को क्या करा मेरे दोस्तों, डेबिट करा यहाँ पर। अब वही चीज यहाँ पर भी लगेगी भैया, यहाँ पर खर्चा हुआ है, खर्चों क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने किसी को सैलरी दी है तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा भैया, सैलरी अकाउंट डेबिट। रेंट दिया होता तो रेंट अकाउंट डेबिट कर देता, कमीशन दिया होता तो कमीशन अकाउंट डेबिट कर देता, फ्राइट तो फ्राइट, वेजेस तो वेजेस, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है भैया डेबिट कर दो। 2 कैश, अगर दे दिया है तो टू कैश। और कई बार वो बोलता है कि भैया वेतन देना बकाया है। बकाया है मतलब अभी दिया नहीं है, तो अगर नहीं दिया ना तो फिर कैश नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या करना है, जैसे मान लो क्वेश्चन आपका आया कि भैया हमने वेतन जो है वो 200 रुपए का वेतन अभी देना बाकी है, ऐसे लिखाएगा 200 का वेतन बकाया है या बाकी है। तो तुम्हें क्या करना है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसे कर देना है। और अगर लिखा आ जाए कि भैया सैलरी दे दी, वेतन दे दिया, तो हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बस बात करता हूं। अगर चेक दिया है तो क्या आ जाएगा, टू बैंक आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ऐसे अगर हमने किराया दे दिया है तो क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर बोलेगा कि किराया देना बकाया है तो क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है भैया बकाया, इंग्लिश में बोलते हैं उसको आउटस्टैंडिंग। आपको आउटस्टैंडिंग ही लिखना है। देखो ऐसा है कि हिंदी मीडियम में ना एक बहुत बड़ी दुविधा है। हिंदी मीडियम की दुविधा यह है कि हमें पढ़ाया जाता है हिंदी में और हमें लिखना होता है इंग्लिश में। भैया ये जो सब्जेक्ट है ना अकाउंटेंसी, ये होता ही इंग्लिश में है, इसे हिंदी में होता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो इसे पढ़ाना भी शुरुआत से ही इंग्लिश में ही चाहिए, ताकि जो आपके दिमाग में जो ब्रीडिंग, जो डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट उस हिसाब से हो। अब हमारे यहाँ पर क्या है, खेल करते हैं डबल डबल, आधा तो इंग्लिश में चलता है, स्कूल मतलब पढ़ा हिंदी में रहे, फिर कह रहे हैं कि भैया इंग्लिश में लिखो इसके अंदर, तो हमें बड़ा दिक्कत आती है, हमें बड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों बताता हूँ। 11th में तो मैं क्या करता हूँ, दोनों बताता हूँ, इंग्लिश और हिंदी। और 11th में उसको इतनी इंग्लिश और बता देता हूँ मैं कि 12th क्लास के अंदर वो पूरी तरीके से क्या कर सकता है, इंग्लिश में काम कर सकता है। ठीक है ना। चले अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारे यहाँ व्यवस्था है वो तो वही रहेगी, अब उसे बदलना तो इतना आसान नहीं है, पर हाँ बदला जा सकता है। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने खर्चों की बात कर ली। अब खर्चों की बात कर ली तो उसके बाद में आय की भी बात कर लेते हैं। आय का मतलब हो गया मेरे दोस्तों इनकम। इनकम आय मतलब हमारे पास में पैसा आ रहा है, किस कारण से हमें पैसा आ रहा है, या तो हमें किराया मिला है, ऐसे लिखा आएगा भैया, हमें किराया प्राप्त हुआ है, ऐसे लिखा होगा भैया, प्राप्त हुआ है, किराया प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ, इस तरह की इंटरेस्ट हमें प्राप्त हुआ है, ब्याज जो है वो हमें प्राप्त हुआ है, ऐसे। तो रेंट रिसीव आ सकता है, आपको यहाँ पर कमीशन रिसीव आ सकता है, रिसीव का मतलब प्राप्त होना, या फिर आपको बोल सकता है कि वो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, यानी आपको ब्याज प्राप्त हुआ है। अब देखो जब प्राप्त हुआ है लिखा है, इसका मतलब हमारी आय है। और आय को क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, आय को किया जाता है खर्चे का बिल्कुल उल्टा।
खर्चे को डेबिट करते थे तो आय को क्या करेंगे भैया, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी आय है उस आय को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जैसे प्रश्न में आपके ये लिखा है कि आपको क्या करना है, आपको ब्याज प्राप्त हुआ, बैंक से आपको ब्याज प्राप्त हुए 500 रुपए, ब्याज के 500 रुपए प्राप्त हुए। तो आपको क्या करना है, देखो मैंने क्या बोला कि आपको ये जो आय है इसको तो क्या करनी है, क्रेडिट करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट, ठीक है, टू इंटरेस्ट। अब डेबिट किसको करें भैया, अब भैया डेबिट ऐसे करें कि अगर पैसा बैंक में आया है तो क्या हो जाएगा भैया, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर हमें नकद मिला है तो भैया कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है ना। अगर ऐसा लिखा आ जाए कि भैया आपको रेंट प्राप्त हुआ है तो क्या एंट्री करोगे भैया, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट हो जाएगा भैया। ये देखो, परंतु अगर ये लिखा है कि आपको किराया मिलना अभी बाकी है, अभी मिला नहीं है, हमने कमा तो लिया है पर अभी तक हमें मिला नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं भैया अक्रूड, अक्रूड इनकम, अक्रूड रेंट। प्राप्त हो गया है तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, बैंक में मिल गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, और इंटरेस्ट मिला है तो टू इंटरेस्ट कर देंगे, रेंट मिला है तो टू रेंट कर देंगे, कमीशन मिला है तो टू कमीशन कर देंगे। पर अगर मिला ही नहीं है तो कमीशन को टू तो करना पड़ेगा, टू साइड में तो लिखेंगे, पर डेबिट साइड में कैश की बजाय क्या लिख देंगे भैया, अक्रूड लिख देंगे भैया, अक्रूड। अब तुम बोलोगे थोड़ा अजीब सा वर्ड है, मेरी बात सुनो, हिंदी में देखेंगे ज्यादा अजीब सा वर्ड आएगा, इंग्लिश वाला ज्यादा आसान है, ठीक है, क्योंकि आपको लिखना इंग्लिश में ही है। आपके एग्जाम के अंदर जो आपको जर्नल एंट्रियां बनानी है मेरे दोस्तों, वो आपको इंग्लिश में ही बनानी है, तो इसीलिए आपको उसी की प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये बात हो गई मेरे दोस्तों आय की। अब जो इसके बाद मैं यहाँ पर जो करने जा रहा हूँ वो मैं करने जा रहा हूँ ह्रास, मूल्य ह्रास। आपकी कोई भी संपत्ति है, उस संपत्ति के मूल्यों में अगर कमी आती है तो हम उसे ह्रास बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं भैया डेप्रिसिएशन। यानी आपकी कोई संपत्ति है, जैसे हमने मशीनरी यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने क्या करा था, मशीनरी यहाँ पर खरीदी थी, इस मशीनरी में क्या हो रहा है, हमने काम में लिया और हर साल इसके मूल्यों में क्या आता जा रहा है, परिवर्तन आता जा रहा है। इसको ऐसे समझो कि मेरी ये टेबल है, ये टेबल मान लीजिए मैंने 3000 रुपये में खरीदी थी 1 साल पहले। अब एक बात बताओ, अब मैं आज की तारीख में अगर इसे बेचने जाऊंगा तो क्या मुझे 3000 रुपये मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, या तो 1000 रुपये मिलेंगे, कोई 1200 रुपये बोलेगा, कोई हद मार के मुझे 1500 रुपये दे देगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर इसके मूल्यों में क्या आ गई, कमी आ गई। कमी क्यों आई, क्योंकि मैंने इसको क्या करा, निरंतर उपयोग करा। तो कमी आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, निरंतर उपयोग के कारण कमी आ सकती है, या फिर चीज डैमेज हो गई उसके कारण कमी आ सकती है। तो कमी आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, इसका एक अलग से चैप्टर है जो हम इसके बाद वाले वीडियो में शुरू कर देंगे। आपका मूल्य ह्रास वाला चैप्टर आपको ही पता होगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर अगर किसी संपत्ति में अगर हमारे को कमी लेके आनी है तो फिर जनरल एंट्री क्या होगी। तो देखो, जब भी हम कोई संपत्ति खरीदते हैं तो क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। यानी जब कोई नई संपत्ति आती है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, और हम और संपत्ति खरीदेंगे तो और डेबिट करेंगे, फिर और संपत्ति खरीदेंगे और डेबिट करेंगे। तो इसका मतलब हम क्या करते जाएंगे, संपत्ति को जितना ज्यादा डेबिट करते जाएंगे हमारी संपत्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा हम इसको डेबिट करते जाएंगे उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। अब हमें क्या लेके आनी है, इसमें कमी लेके आनी है, तो हम ऐसे काट नहीं सकते। उसको काटने की बजाय क्या कर देते हैं, हम उल्टा काम कर देते हैं, हम डेबिट की संपत्ति को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अगर हम डेबिट को क्रेडिट कर देंगे ना तो क्या हो जाएगी, उसके अंदर कमी आने लग जाएगी। हमारे को भी वही काम करना है। देखो, जब हम संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, पर जब हमें उस संपत्ति पे मूल्य ह्रास लगाना होता है तो उस संपत्ति को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देता है। तो मान लीजिए आपको प्रश्न में बोला जाता है कि 10,000 रुपए क्या लगाना है, मशीनरी पर मूल्य ह्रास लगाना है, तो इसका मतलब आपको मशीनरी को क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट किसको करें, डेबिट हम करेंगे भैया डेप्रिसिएशन को। डेबिट हम करेंगे भैया डेप्रिसिएशन अकाउंट कर देंगे भैया हम डेबिट, और यहाँ पर लिख देंगे भैया 10,000, जितना मूल्य ह्रास लगाना है वो अमाउंट यहाँ लिख देंगे। वो आपको बोले कि भैया फर्नीचर पर मूल्य ह्रास लगाना है तो क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। वो आपको बोले भैया बिल्डिंग पर मूल्य ह्रास लगाना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। कुल मिला के उस संपत्ति को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये हो गई आपकी मूल्य ह्रास की एंट्री।
अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह की एंट्रीज हो सकती है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना आप कि जो परचेज है ना, परचेज माल का परचेज, उसके लिए हम परचेज वर्ड काम में लेते हैं। अगर मैं सिर्फ परचेज बोल रहा हूं इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं माल की। वह हमेशा क्या होता है भैया, डेबिट होता है। हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। परंतु कुछ 5 कंडीशन ऐसी होती है जिसमें परचेस को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। देखो, अगर हमने कोई माल खरीदा है तो वह काय के लिए खरीदा है, दोबारा बेचने के लिए खरीदा है। तो जब हम उस माल को बेचते हैं तब हम क्या करते हैं, सेल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेल्स। और सेल्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यानी अगर हमने कोई माल खरीदा है तो हम लिखेंगे परचेस और उसको क्या करेंगे, डेबिट। और उसी माल को जब हम बेच देंगे तो क्या लिखेंगे, सेल्स और उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। परंतु अगर आपका माल बेचने की बजाय किसी और कारण से व्यवसाय से बाहर चला गया है तो फिर वह सेल्स नहीं मानी जाती है, तो फिर हम सेल्स नहीं लिख सकते। आप बोलोगे ये कैसी बातें कर रहे हो मेरे दोस्तों। मान लीजिए कि मैंने क्या करा है, कुछ माल मेरे यहां से क्या दे दिया भैया, दान दे दिया है, डोनेशन। डोनेशन बोल दो, चैरिटी बोल दो, दान दे दो। मैंने क्या करा, मेरे यहाँ मंदिर बन रहा था, मेरी सीमेंट की फैक्ट्री है, मैंने क्या करा, मंदिर में पूरा का पूरा 1 ट्रक सीमेंट क्या कर दी भैया, दान कर दी। अब देखो मेरे यहाँ से माल तो चला गया, पर क्या मैंने ये माल बेचा है, क्या नहीं बेचा, तो मैं सेल्स नहीं लिख सकता मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर मान लो मैंने माल क्या दिया है, दान में दिया है, तो मैं क्या कर दूंगा भैया, डोनेशन अकाउंट डेबिट कर दूंगा। और 2 क्या कर दूंगा मेरे दोस्तों, परचेस। मैं सेल्स नहीं लिख सकता तो परचेस को कम करने के लिए परचेस को क्या कर देता हूं भैया, क्रेडिट कर देता हूं। मैंने अभी अभी यहां पर आपको समझाया था कि मशीनरी को क्या करते हैं, जब हम खरीदते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यानी डेबिट वाले आइटम को और डेबिट करते जाएंगे तो क्या करते जाएंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे। और अगर हमें उसी आइटम को कम करना है तो उसका उलट कर दो, क्या कर दो, उसको क्रेडिट कर दो। सेम चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने परचेस को क्या करते हैं, जब हम करते खरीदते जब क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब वो सेल तो नहीं हुआ है, हमें क्या करना है, उसको कम करना है, क्योंकि हमारे यहाँ से माल तो क्या हो गया है, चला गया है। तो हम क्या करते हैं, परचेस को ही क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, उलट कर देते हैं। तो ठीक है, हम परचेस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर आपको 5 कंडीशन बताई थी, तो ऐसी 5 कंडीशन कैसी हो सकती है। देखो, या तो आपने डोनेशन दे दिया, या फिर आपने क्या दे दिया, चैरिटी में दे दिया, एक ही वर्ड है। या फिर आपका माल आग से खराब हो गया, आपके गोदाम में आग लग गई और आपका माल क्या हो गया, खराब हो गया। अब देखो, माल तो आपके यहां से चला गया, पर क्या आपने वो माल बेचा है, क्या नहीं बेचा, थोड़ी ना है, वो माल तो जल गया। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अगर डोनेशन में दिया है तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस। अगर आपका माल आग से नष्ट हो गया है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। अगर आपका माल चोरी हो गया है तो आपको लिखना है भैया, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस। ठीक है। आपने अगर माल सैंपल के तौर पर मार्केट में बांटा है, आप अपना क्या करना चाहते हो, एडवर्टीजमेंट करते हो। अरे कभी कुछ खरीद के लाए हो, जैसे तुम क्या तेल खरीद के लेके आए, तेल की शीशी खरीद के लेके आए और उसके साथ में एक छोटा सा साबुन क्या आ गया भैया, फ्री आ गया। आता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ में क्या आता है, कुछ चीजें फ्री आती है। अब तुम्हें तो फ्री मिली है, तुमने तो उसके लिए कोई पैसा नहीं चुकाया है, पर कंपनी का तो माल गया है ना। तो कंपनी क्या करेगी, उसको लिखेगी भैया एडवर्टीजमेंट। कंपनी क्या कर रही है, अपना प्रचार प्रसार कर रही है। वहां पर वो जो सैंपल के तौर पर उसने जो माल लोगों को दिया है उसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्टीजमेंट। तो लिख देना भैया, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस। क्योंकि हम उसे सेल नहीं मानेंगे, सेल इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि उसके बदले उसको पैसा नहीं मिला है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। एक तो ये डेप्रिसिएशन लगाने वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनेशन में दे दिया, लॉस बाय फायर दे दिया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया। ये सारी की सारी क्या है मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है। अब जो मैं आपको एंट्री करने जाने बताने वाला हूँ मेरे दोस्तों, वो एंट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि कई बार आपको क्या होता है, डिस्काउंट की बात की जाती है। अब डिस्काउंट हमारे यहाँ पर 2 अलग अलग समय डिस्काउंट हो सकता है। या तो हमने जब माल खरीदा, यानी जब हमने परचेस करी, तब हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। अभी वो ऑनलाइन पर सेल चल रही है ना, खूब तगड़ी वाली, फ्लिपकार्ट पे चल रही है, अमेजोन पे चल रही है, सेल चल रही है, जिसमें बोल रहा है कि भैया 50% तक डिस्काउंट, 40% तक डिस्काउंट। हालांकि पागल बनाते हैं वो, पर ठीक है।
डिस्काउंट का मतलब आपको समझ में आ जाता है कि मान लो आपने टी शर्ट खरीदी और आपकी 1000 रुपये की टी शर्ट है और आपको किस पर क्या मिल गया, 50% का डिस्काउंट मिल गया, तो वो नीचे ऐसे लिखा आता है, देखो 500 ऐसे माइनस कर देता है और फिर यहाँ पर 500 लिख देता है और उसके आगे लिख देता है भैया नेट पेमेंट है। अरे लिखता है ना ऐसा, इसका मतलब हो गया कि जो डिस्काउंट होता है वह डिस्काउंट हमेशा प्राइस में से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। पर जब हम माल खरीद रहे हैं तो ये डिस्काउंट किसको मिला है, हमें मिला है, तो इस डिस्काउंट को हम बोलेंगे भैया डिस्काउंट रिसीव, और यह हमारे लिए क्या है भैया, फायदा है, और फायदों को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, अब इधर देख लो, या फिर डिस्काउंट हो सकता है भैया माल बेचते वक्त, हमने माल खरीदा है, कई के लिए खरीदा है, घर पे रखने के लिए तो खरीदा नहीं है, हम उस माल को क्या करेंगे, आगे बेचेंगे। तो ऐसा होता है कि हम भी क्या करते हैं, डिस्काउंट पे माल बेच सकते हैं। हमने भी क्या करा, डिस्काउंट पे माल क्या करा, बेचा। तो जब हमने किसी को डिस्काउंट पे माल बेचा तो वहां पर भी देखो ऐसा ही था कि 1000 रुपए का माल था, हमने किसी को क्या दिया, 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया और 800 रुपए में क्या करा, हमने उसको क्या कर दिया, बेच दिया, सेल्स कर दी। तो यहाँ पर ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट भी प्राइस में से क्या हुआ, माइनस ही हुआ। तो चाहे खरीदते वक्त हो चाहे बेचते वक्त हो, डिस्काउंट को क्या करना है, हमेशा मूल्य में से घटाना है, माइनस करना है। पहली चीज तो ये अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लो। दूसरी चीज ध्यान रखना कि जब खरीदते वक्त डिस्काउंट होता है वो हमारे लिए फायदा होता है क्योंकि हमें पैसे कम देने पड़े थे, पर बेचते टाइम जब डिस्काउंट की बात की जाती है तो वह हमारे लिए लॉस होता है। इसे हम बोलते हैं भैया डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हमने क्या करा, 1000 रुपए का माल कितने में बेच दिया, 800 रुपए में बेच दिया। 200 रुपए का जो हमने जो हानि उठाई है उसे क्या बोलेंगे हम, डिस्काउंट। तो यहाँ पर उसे क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे, और ये हानि है इसलिए क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर दो तरह के डिस्काउंट होते हैं मेरे दोस्तों, एक तो होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है भैया ट्रेड डिस्काउंट। इसको बोलते हैं भैया नकद बट्टा। बट्टा है भैया, बट्टा। अब देखो डिस्काउंट मेरे को लगता है कि तुम्हें ज्यादा आसानी से समझ में आ रहा होगा एज कंपेयर टू बट्टा। अगर मैं बट्टा बोल रहा हूँ ना तो तुम्हें इतने अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा जितना अच्छी तरीके से मैं डिस्काउंट बोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा है। तो आजकल जो वर्ड है वो ज्यादा इंग्लिश वाले चल रहे हैं, हम उससे ज्यादा फेमिलियर हैं। तो देखो अगर कैश डिस्काउंट है इसका मतलब नकद भत्ता है, अगर ट्रेड डिस्काउंट है इसका मतलब व्यापारिक भत्ता है। अब देखो दोनों में फर्क क्या होता है, क्या चीजें होती है, ये मैं आपको भी बताता हूँ। देखो ऐसा है, एक प्रश्न हम बना लेते हैं जहां पर हम माल खरीद रहे हैं और हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हम यहाँ लिखते हैं कि भैया राम से 10,000 रुपए का माल खरीदा। अब देखो ये कैसी लेन देन है, ये एक उधार लेन देन है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि हमने राम को पैसे दे दिए या राम को भुगतान कर दिया। इसका मतलब हमने माल कैसा खरीदा है भैया, अ, इस पे उधार खरीदा है। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, देखो परचेस करा है माल, तो हम क्या करते हैं भैया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, उस बंदे का नाम लिख देंगे। पहले पहले एंट्री में बताया था ना मैंने आपको, 10,000 रुपए। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देता हूं, इसमें लिख देता हूं कि राम से 10,000 रुपए का माल खरीदा और 10% डिस्काउंट पे खरीदा। 10% डिस्काउंट पर हमने क्या करा, ये माल खरीदा। तो अब हमारी एंट्री में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। देखो क्या परिवर्तन आ जाएगा, एंट्री तो वही की वही होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, पर हम राशि क्या लिख देंगे, 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। 1,000 क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे और यहाँ पर बाहर कितना लिख देंगे, 9,000 रुपए। तो परिवर्तन क्या आया दोनों के अंदर, परिवर्तन ये आया कि एंट्री तो सेम टू सेम हो गई, पर अमाउंट क्या कर दी हमने, डिस्काउंट घटाकर लिख दी। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, क्या दिक्कत है। तो देखो ये जो मैंने सीधे घटाकर लिख दिया ना अमाउंट, ये कहलाता है भैया ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट क्या होता है वो समझो। अब मैं यहां पर लिखता हूं भैया राम से 10,000 रुपए का माल नकद नकद खरीदा। ठीक है, पैसे दे दिए और उस पर 10% ब्याज, ओ सॉरी 10% डिस्काउंट मिला। अब देखो
पहली एंट्री में और इस एंट्री में फर्क क्या है? पहली एंट्री में हमने नकद नहीं दिया था पैसा, इसमें क्या दे दिया? हमने नकद दे दिया। तो जब नकद देते वक्त हमें डिस्काउंट मिला है तो ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट कहलाएगा मेरे दोस्तों? कैश डिस्काउंट कहलाएगा। यानी आप उधार खरीदते हो तो उधारी पे जो डिस्काउंट होता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट, और जो नकद जब आप पेमेंट कर रहे हो तब जो डिस्काउंट होता है वो कौन सा डिस्काउंट कहलाता है? कैश डिस्काउंट कहलाता है। तो देखो आप एंट्री क्या करते हो? आप एंट्री करते हो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट। टू राम तो आएगा नहीं अब, क्योंकि आपने क्या दे दिया भैया? नकद दे दिया। तो क्या लिख देंगे भैया? टू कैश लिख देंगे। अब देखो एंट्री में एक छोटा सा परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन ये होगा कि हमारे को यहाँ पर डिस्काउंट अलग से लिखना पड़ेगा। डिस्काउंट परचेस करा है तो हमें डिस्काउंट क्या हुआ भैया? रिसीव हुआ है। तो देखो हमने माल कितने का खरीदा? 10,000 रुपए का। कैश कितना दिया? 9,000 रुपए। क्यों? क्योंकि 1,000 रुपए का क्या मिल गया? हमारे को डिस्काउंट मिल गया। अब आप बोलोगे देखो ये एंट्री जो है ना, ये एंट्री हो गई आपकी कौन सी डिस्काउंट की? कैश डिस्काउंट की। ये एंट्री हो गई भैया कैश डिस्काउंट की। और ये जो एंट्री है ये एंट्री हो गई आपके ट्रेड डिस्काउंट की। अब दोनों में डिफरेंस देखो, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के अंदर मैंने यहां पर अलग से डिस्काउंट नहीं बताया, मैंने सीधे ही क्या कर दिया? राशि में से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। वही अगर मैं कैश डिस्काउंट की बात करूं तो मैंने यहां पर डिस्काउंट को अलग से दिखाया है और उसे क्या करा है? अलग से लिखा है, सीधे ही मैंने राशि में से माइनस नहीं करा है। तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में यही फर्क होता है कि कैश डिस्काउंट को तो अलग से जर्नल एंट्री में दिखाया जाता है और ट्रेड डिस्काउंट को अलग से जर्नल एंट्री में नहीं दिखाया जाता, वह सीधे ही क्या होता है? मूल्य में से माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कैश डिस्काउंट हमेशा नकद लेन देन पर ही मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो उधार लेन देन पर मिलता है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपका एक ही क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी होगा और ट्रेड डिस्काउंट भी होगा, वो क्वेश्चनों पे अपन यहाँ पर ध्यान दे लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। क्या बोलेगा? वो बोलेगा भैया राम से 10,000 रुपए का माल खरीदा 10% व्यापारिक बट्टे पर और 1% नकद बट्टे पर। ठीक है, अब देखो यहां पर दोनों ही दे दिए कि राम से, और यहां पर ये भी नहीं लिखा कि नकद दिया है नहीं दिया है, बट इसने क्या दे दिया हमारे को? यहाँ पर कैश डिस्काउंट दे दिया। जब इसने कैश डिस्काउंट लिख दिया इसका मतलब हमने नकद पैसे दे दिए हैं। अब देखो यहाँ पर माल खरीदा है तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री वही परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश आएगा और टू डिस्काउंट रिसीव आएगा। क्यों? ये कौन से डिस्काउंट के लिए है? कैश डिस्काउंट के लिए। अब देखो इसकी गणना कैसे करेंगे, ध्यान रखना गणना करने का बहुत खेल है इसके अंदर, बहुत जबरदस्त। आपने परचेस करा है गुड्स, तो आप क्या करो? सबसे पहले लिख दो परचेस। कितने की परचेस करी भैया? 10,000 रुपए की परचेस। इसमें से माइनस कर दो भैया ट्रेड डिस्काउंट, कितना प्रतिशत? 10%। आप कभी भी कैश डिस्काउंट माइनस मत करना, पहले क्या माइनस होएगा? ट्रेड डिस्काउंट, फिर माइनस होगा कैश डिस्काउंट। तो जब हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया? 9,000 रुपए। इस 9,000 रुपए के सामने लिख दो भैया एक्चुअल परचेज। अब ये जो परचेज है ना 10,000, इससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है, हमारी परचेज कितनी है? 9,000 है। हम ले जाके यहाँ पर 9,000 किस में लिख देंगे भैया? परचेज में लिख। अब हम इसमें से माइनस क्या करेंगे भैया? कैश डिस्काउंट, जो कि कितना परसेंट है? 1%। तो 9,000 रुपए का 1% होता है मेरे दोस्तों 90 रुपए। तो मैं क्या कर दूंगा? इसमें से 90 रुपए क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो 8,910 रुपए जो है वो मेरे क्या हो जाएंगे? कैश पेड, मैंने इतने पैसे चुकाए। और ये जो 90 रुपए ये क्या है? कैश डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट को लिख देंगे डिस्काउंट में 90 रुपए, और कैश किस में लिख देंगे भैया? कैश में 8,910 रुपए। बोलो भैया इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या? ध्यान से देखना क्या करा है मैंने, दोनों चीजें जब मैंने मिक्स हुई है ना तो मैंने क्या है नीचे ये कैलकुलेशन बनाई है। जब क्वेश्चन में दोनों चीजें एक साथ में आ जाए, ट्रेड डिस्काउंट भी आ जाए और कैश डिस्काउंट भी आ जाए, जब इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो आपको दोनों चीजें क्या करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों? मिलाकर बतानी पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे? हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे भैया परचेस, फिर उसमें सबसे पहले माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, फिर जो हमारी
निकल के आएगी परचेज, वो कहलाएगी हमारी एक्चुअल, हमारी वास्तविक परचेज वो कहलाएगी। हम परचेज में जाके वही भर देंगे। फिर उसमें से माइनस क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को लिख देंगे कैश डिस्काउंट की जगह, और उसके बाद जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका कैश पेड, वो ले जाके लिख देंगे भैया कैश के अंदर। अब ये सेम चीज आपकी खरीदने में भी हो सकती है, तो मैं आपको खरीदने वाली भी जनरल एंट्री बता देता हूँ। देखो देखो खरीदने वाली जनरल एंट्री क्या होगी, रमेश कर देते हैं अब। रमेश से 20,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक बट्टे, रमेश से नहीं रमेश को आएगा, माल बेचेंगे ना अपन। रमेश को 20,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक बट्टा और 2% नकद बट्टे पर बेचा। अब देखो यहाँ पर नकद बट्टा आ गया ना, इसका मतलब हमें नकद मिल गया है। अब देखो जब हम कोई माल बेचते हैं तो जनरल एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही जनरल एंट्री होती है, यही मैंने आपको बताई थी। परंतु देखो यहाँ पर कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट को अलग से जनरल एंट्री में क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। और यहाँ पर बेचते वक्त अगर डिस्काउंट की बात होती है तो इसका मतलब हम डिस्काउंट दे रहे हैं। जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं इसका मतलब डिस्काउंट क्या हो गया, हमारे लिए हानि हो गई, क्योंकि हम पैसे कम ले रहे हैं सामने वाले से, तो हानि को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं उसको, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। अब देखो करना क्या है, इसकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल ऐसे ही करनी है जैसे हमने यहाँ करी ना, बिल्कुल उस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख देंगे भैया, सेल्स। वहां पर हमने लिखी थी परचेज, यहाँ लिख देंगे भैया सेल्स, कितने की भैया, 20,000 रुपए की। अब इसमें माइनस क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, कितना प्रतिशत, 10%। तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए। हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो 18,000 रुपए की क्या आ गई आपकी एक्चुअल सेल्स। तो अब आपको 20,000 से मतलब नहीं है, सेल में जाके कितना लिख दो, 18,000 लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम इसमें माइनस क्या करेंगे भैया, कैश डिस्काउंट, जो कि कितना दे रखा है, 2% दे रखा है। अब 18,000 रुपए का अगर मैं 2% निकालूं तो आएगा भैया 360 रुपए। तो मैं यहाँ 360 रुपए क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा 18,000 में से, तो यहाँ पर हो जाएगा 17,640। 17,640 क्या हुआ, मुझे प्राप्त हुए। यहाँ पर लिखूंगा भैया कैश रिसीव, और ये क्या हो गया आपका कैश डिस्काउंट। अब देखो कैश डिस्काउंट को तो कैश डिस्काउंट में लिख दूंगा 360, और कैश क्या लिख दूंगा भैया, कैश में लिख दूंगा 17,640। बोलो मेरे दोस्तों कैसा रहा, बहुत ही आसान है। इसे आप बिल्कुल शांति से अच्छे से समझिए। एक बार समझ में नहीं आ रहा, वीडियो दोबारा एक बार चला के देखें, और आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। और फिर क्या करें, अपनी किताब निकालें और किताब में से क्या करें, एक क्वेश्चन लें और क्वेश्चन को करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से हो रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर मेरे को एक चीज़ ध्यान आ गई बताना, मतलब मैं भूल गया, इसके साथ में बताना चाहिए था साथ में ही, पर अभी भी कौन सी देरी हुई है, अभी बता देते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि परचेस क्या हो रहा है, कुछ कंडीशन में परचेस क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है भैया, माल आपका बिना बेचे ही आपके व्यवसाय से जा रहा है। तो मैंने आपको 4 कंडीशन तो बता दी, पर मैंने आपको 5 बोला था, 5वीं कंडीशन नहीं बताई मेरे दोस्तों। तो वह 5वीं कंडीशन होती है जब व्यवसाय का स्वामी अपने निजी उपयोग के लिए व्यवसाय से क्या निकाल लेता है, माल निकाल लेता है, तो एंट्री क्या की जाती है, तो एंट्री की जाती है मेरे दोस्तों ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है मेरे दोस्तों आहरण। ड्राइंग्स का मतलब है आहरण। आहरण मतलब अपने निजी उपयोग के लिए निकाला है, तो आपकी एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। प्रश्न में ऐसा लिखाएगा कि व्यवसाय के स्वामी ने 20,000 रुपए का माल अपने निजी उपयोग के लिए निकाला, तो आपको क्या लिखना है भैया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस लिखना है। ठीक है, याद आ गया, हाथों हाथ मैंने कहा बता देते हैं। चले, यहाँ पर डिस्काउंट वाले हमने खरीदते वक्त भी कर लिया और बेचते वक्त भी कर लिया, दोनों को अलग अलग भी बता दिया मैंने आपको कि व्यवसाय डिस्काउंट का अगर अलग से क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, कैश डिस्काउंट का अलग से क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, और दोनों के अगर मिक्स क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करना है। वैसे जो ज़्यादा संभावनाएं रहती है ना, वो मिक्स क्वेश्चन आने की रहती है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट
जो जनरल एंट्रियाँ हैं जो एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछी जाएगी, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। खर्चे वाली भी बता दी, आय वाली भी बता दी, माल खरीदने वाली भी बता दी, माल बेचने वाली भी बता दी, संपत्ति खरीदने वाली भी बता दी, संपत्ति खरीदने वाली भी बता दी, और डिस्काउंट वाली एंट्री भी बता दी यहाँ पर। ये जो डिस्काउंट वाली एंट्री है ना मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है। तारे सितारे स्टार बना लो इसके ऊपर, जितने स्टार बना सकते हो बना लो, इसमें से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको ना ऑल ओवर लुक देने की कोशिश करी है। अब आपको क्या करना है, देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको समझा सकते हैं पूरा का पूरा, पर आपसे करवाया नहीं जा सकता, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, मैंने आपको यहाँ पर सारी जनरल एंट्री समझा दी है। आप क्या करें, अपने जो बुक है, जो भी आपके पास बुक है, उससे क्या करें, उसके प्रश्न निकालें और उसे हल करने की कोशिश करें। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन नंबर डाल दो, बुक का नाम बता दो, हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे, वीडियो बना के डाल देंगे, देख लेना, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्तों, एग्जाम की तैयारियां करो बढ़िया तरीके से, उसके बाद में फिर आगे चैप्टर भी करते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।